हेलो। गुड मॉर्निंग। आज हमारा ये नेत्र उपचारार्थ कल्पना का लास्ट लेक्चर है। आयुर्वेद के जितने भी point हैं, वो सारे देख लिए हमने इसके अंदर। और अभी मॉडर्न के पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो आयुर्वेद के कौन कौन से पॉइंट्स देखे हमने, बस इतना यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं। और फिर कल जहाँ पे बाकी रखा था वहां से शुरू कर देते हैं। तो पहला था परिषेक। परिषेक या हमारे सिलेबस कॉपी में जिसको सेक ऐसा लिखा गया है, वहां पे हम क्या करते थे, आंखें बंद रख के ऊपर 4 अंगुल ऊपर से लिक्विड जो कोई भी हमारी मेडिसिन है उसकी धारा गिराते थे। बाद में था द्रव या द्रावक। वहां पे बहुत ही कम दवाई रहती थी, उसका लिक्विड मीडिया बहुत ज्यादा रहता था, डाइल्यूशन हो जाता था बहुत सारा, और फिर उससे आंख खुली रख के धोने का काम करते थे। फिर आती है पिंडी, या फिर जिसको हम कबलिका भी बोलते हैं, जहाँ पे बंद आंखों के ऊपर कुछ लेप लगाते थे। फिर है अंजन। तो अंजन बहुत ही ज्यादा परिचित है आप अंजन से। कंजक्टाइवल सेक के ऊपर या आंखों के अंदर, पलकों के अंदर जहाँ पे हम अंजन लगाते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स देखे हमने। चूर्ण रूप, गुटिका रूप, रस रूप वगैरह बहुत सारे थे। और उस अंजन लगाने का मेथड भी देखा था, शलाका से या उंगली से या किस किस तरह से। फिर था अश्चोतन। तो आई ड्रॉप्स के जैसा ही, लेकिन आंख में कितने बूंद स्नेहन रोपण लेखन वगैरह के लिए डालने के लिए देखे थे, कि रुई के फाहे से या फिर आई ड्रॉपर से, ये ड्रॉपर से ही हम आंखों में, खुली आंखों के अंदर, खास करके प्यूपिल के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, ऊपर से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर तर्पण और पुटपाक के बारे में देखा हमने, कि आंखों में माश यानी कि उड़द की, उसका आटा बना के उसकी पिष्टी वहां पे आंखों के पेरिफेरी में चिपका के अंदर जो कुछ भी हम स्नेह द्रव्य भरते हैं, घृत मंड या दूसरे भी सिद्ध घृत, और बाद में आंखों को रोग दूर करने के लिए, और पुटपाक जो है मांस रस युक्त, आंखों को पोषण देने के लिए या रोग दूर हो जाने के बाद आंखों को सुदृढ़ बनाने के लिए उसका उपयोग किया। लास्ट में हमने विडालक देखा, कि जहाँ पे अगेन आंखों के ऊपर लेप लगाने के बारे में देखा था। और उसके बाद हमने शुरू किया था आई ड्रॉप्स। तो इसके बारे में कल थोड़ा रिवाइज किया था, लेकिन आज फिर से देखते हैं। मॉडर्न जो कुछ भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला है आई ड्रॉप्स, और दूसरा जो है आई ऑइंटमेंट्स। क्योंकि ये दो ही है जो नाम के साथ हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और बाकी के भी बहुत सारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, तो उसके बारे में इन शॉर्ट में थोड़ा सा ही एक एक वाक्य देखेंगे। भी आई ड्रॉप्स, यहाँ पे आई ड्रॉप्स कैसे बनाते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में या मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंस में, आई ड्रॉप्स कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हमने 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। कि सबसे पहले तो उसका व्हीकल बनाते हैं। आई ड्रॉप्स का जो सचमुच में मेडिसिन है, जैसे कि रसशास्त्र का मेडिसिन होगा तो वहां पे क्या रहेगा, एक हरताल रहेगा, है ना। लेकिन हरताल अकेला नहीं होगा, अगर गंधक है तो गंधक अकेला नहीं होगा, उसको किसी व्हीकल के अंदर, पहुंचाने वाली किसी वस्तु के अंदर वहां पे रखते हैं। जैसे कि सिक्त तेल के अंदर गंधक डाल दिया तो गंधक मलहम बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे वाटर बेस या ऑयल बेस कोई व्हीकल चाहिए मॉडर्न मेडिसिन के लिए, तो वो भी बैक्टीरिसाइडल फंगिसाइडल ऐसा व्हीकल बनाते हैं। फिर उसके साथ जो मेडिसिन होती है उस मेडिसिन का भी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मेडिसिन और एडजुवेंट जो कुछ भी है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विफाई करते हैं उसको, जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको लिक्विफाई करते हैं। फिर उसको क्लेरिफाई करके यानी कि क्लेरिफिकेशन करके फिर स्टेराइल करके पैक कर देते हैं।
तो उसमें सबसे पहला स्टेज जो है वो व्हीकल बनाना है। तो एक्वियस व्हीकल बना सकते हैं, यानी कि एक्वियस यानी कि वाटर बेस, या फिर ऑयली व्हीकल यानी कि ऑयल बेस व्हीकल बना सकते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा कोई भी एड्रॉप्स है तो उसमें लिखा रहेगा ना कि मेडिसिन 1% या 1.5% या 2%, है ना, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। तो उसके अलावा बाकी का जो 98% 99% जो होता है वो व्हीकल है, कि जिसके अंदर बीज तो वाटर या ऑयल का जो कुछ भी रहेगा, लेकिन उसको फंगिसाइडल बैक्टीरियासाइडल बनाना जरूरी है। आंख के अंदर ये दवाई जाने वाली है, तो दवाई की वजह से ही इन्फेक्शन हो जाए उसका रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसलिए वहां पे कुछ व्हीकल के अंदर भी कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, जैसे कि ये सब जो हम कल हमने देखे थे, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट या एसीटेट, या बेंजाइल कोडियम क्लोराइड या क्लोरोक्सिडिन एसीटेट, ये सारे। और खास करके क्विज व्हीकल में, क्योंकि वहां पे फंगस ग्रोथ या बैक्टीरिया ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। वो नेकेड से दिखेगा भी नहीं, इतना ग्रोथ होगा उस व्हीकल के अंदर, लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर यानी कि आंख के अंदर जाएगा तो फिर वो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सीधा हमारा आंख को नुकसान कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी बेस है हमारा, वाटर है या ऑयल है, जो कुछ भी बेस है उसके अंदर ये इतना इतने प्रमाण में ऐड करके हमारा व्हीकल जो है वो नॉर्मल व्हीकल के बदले, यानी कि सिर्फ वाटर या सिर्फ ऑयल के बदले, वो बैक्टीरिसाइडल फंगिसाइडल बन जाता है। फिर वो फंगिसाइडल बैक्टीरियासाइडल व्हीकल बन गया, उसको किसके साथ मिक्स करते हैं? उसमें मेडिसिन भी डालनी पड़ेगी ना, जो कुछ भी 1% या जो कुछ भी मेडिसिन है वो डालनी पड़ेगी। तो वो मेडिसिन जो है वो होती है सॉलिड, यानी कि पाउडर फॉर्म में या टेबलेट के फॉर्म में, या जो कुछ भी जिस फॉर्म में हमें केमिकल मिलता है केमिकल मैन्युफैक्चरर के पास से, तो वो लेके फिर उसका सॉल्यूशन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करना पहले जरूरी है। पहले उसका सॉल्यूशन बना देंगे, बाद में उसको व्हीकल के अंदर अच्छे से मिक्स कर पाएंगे, जिसको हम क्लेरिफाई भी कर पाएंगे आगे जाके। तो मेडिसिन उसका कुछ एडजुवेंट है, तो वो सारी चीजें उसका एक सॉल्यूशन बना देंगे, डिजोल्व कर देंगे उसको। बाद में उस सॉल्यूशन को और व्हीकल को दोनों को डिजोल्व कर देंगे। और इतना डिजोल्व करेंगे एक ऐसा स्टेज आ जाए कि जब वो प्रिपरेशन स्टेबल रहे, एटमोसफियर का उसके ऊपर अगर वो क्लोज एनवायरनमेंट में हो तो उसका असर ना हो। तो अभी ये दोनों जब मिल गए, उसके बाद करते हैं उसको क्लैरिफाई। अभी क्लैरिफाई से क्या समझना है हमें यहाँ पे, कि एक फिल्टर होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो उस मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू हमारे पूरे जो व्हीकल प्लस मेडिकामेंट प्लस एडजुवेंट जो कुछ भी है, उसका जो मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन है उसको हम उसके थ्रू पास करते हैं। तो फिल्टर में 0.8 माइक्रोमीटर से बड़े जितने भी कण है वो सब रह जाएंगे, और उससे छोटा जो है वो ही फिल्टर के थ्रू पास हो जाएगा। तो ये हमारा क्लेरिफाई हो गया, जो कुछ भी हमारा दवाई है वो उससे सूक्ष्म बन गया। और फिर उसको इमिडिएटली ट्रांसफर कर लेते हैं फाइनल कंटेनर्स में। अभी कल एक क्वेश्चन भी आया था ना, कि अगर इसको इमिडिएटली कंटेनर्स में ट्रांसफर कर लेंगे, बाद में स्टराइल करेंगे, उसको गर्म करेंगे, है ना, आगे स्टरलाइजेशन में आता है कि उसको गर्म करेंगे, तो वो तो कैसे अपने स्वरूप में रह पाएगा? क्योंकि आइड्रोप्स में और सभी दवाइयों में लिखा होता है ना कि कीप इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो अगर उसको गर्म करेंगे तो वो खराब नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन उसको एक सर्टेन प्रोसेस के अंदर ही गर्म किया जाता है, इसीलिए वो अच्छा रहता है। मैं आपको एक ये क्वेश्चन जो था उसको आंसर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, कि हम दूध लेते हैं अमूल का, है ना, पैकेट में, तो वो पेस्चराइज्ड दूध होता है ना। उस दूध को हम बिगड़े नहीं इसलिए कहाँ पे रखते हैं? फ्रीज के अंदर, है ना, ताकि वो कूल एंड ड्राई प्लेस में रहेगा, कूल प्लेस में रहेगा। अगर हम फ्रीज में नहीं रखते, बाहर रखते हैं, तो भी वो ये बारिश के मौसम में और सर्दी की मौसम में वो बिगड़ेगा नहीं।
लेकिन गर्मी की मौसम में वो खराब हो जाएगा। ये सभी का अनुभव रहेगा ऐसा, है ना। और उसको भी पहले वहां पे पेस्चराइजेशन के वक्त 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया हुआ रहता है। तो उसी तरह की सारी प्रोसेस यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन पे होती है। पाश्चराइजेशन में जो होता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता, मतलब उतना ज्यादा नहीं होता जितना अच्छा यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन में किया जाता है। तो वहां पे जिस बोतल के अंदर इमिडिएटली हमारा जो ड्रग भर दिया जाता है, यहाँ पे लिखा है कि इमिडिएटली ट्रांसफर्ड इनटू फाइनल कंटेनर्स, है ना। तो जो फाइनल कंटेनर है उसको भी पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, और हमारा जो दवाई है उसको भी स्टराइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही तुरंत ही उस कंटेनर के अंदर भर लिया जाता है। फिर वो कंटेनर जो है वो 4 ml का, 8 ml का, 10 ml का, 15 ml का हो सकता है, और उसको ऑटोक्लेव किया जाता है या हीट किया जाता है। तो वहां पे एक निश्चित समय के लिए, मतलब कि कुछ ही समय के लिए उसको इस तरह से ऑटोक्लेव या फिर हीट या फिर फिल्टर कर लेते हैं। तो उसमें 0.00 समथिंग परसेंट भी बैक्टीरिया या फंगस नहीं रहने चाहिए। वो तय करने के बाद बाद में हम समझ सकते हैं कि ये कंप्लीटली स्टराइल है, क्योंकि आंख के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। बाद में कंटेनर्स के बारे में, तो कंटेनर्स जो है वो न्यूट्रल ग्लास कंटेनर या फिर सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हैं आज के समय में। तो दोनों ही काफी सारे उपयोग में है। प्लास्टिक का भी उतना उपयोग है और न्यूट्रल ग्लास का भी उतना ही उपयोग है। और 4 से 8 ml या 10-15 ml के कंटेनर्स का उपयोग करते हैं। और जो कंटेनर है उसको भी पहले स्टराइल करते हैं, तो गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड से, यानी कि उसको कंटेनर को जब खाली होता है तब भी उसको स्टराइल करते हैं, और भरने के बाद भी, सील करने के बाद भी एटमोस्फियर जो है वो स्टराइल रखते हैं वहां पे। तो ये था आई ड्रॉप्स के बारे में। इस तरह से आई ड्रॉप्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आई ड्रॉप्स का ये फार्मास्यूटिकल पार्ट था, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी है। जैसे अब हमने सभी ने कभी ना कभी अपने आंखों में आई ड्रॉप्स को डाला रहेगा। तो यहाँ पे जो है व्हीकल के बारे में फिर से एक बार बात करते हैं कि ये जो व्हीकल है वो मॉडर्न के आई ड्रॉप्स में ऐसा रहता है, लेकिन आयुर्वेद के भी बहुत सारे आई ड्रॉप्स होते हैं। तो उसमें दो तरह से फॉलो किया जाता है। एक है पूरा जैसा मॉडर्न का मेथड है वैसा ही मेथड फॉलो कर लेते हैं, या फिर दूसरा है आयुर्वेद का अलग से आई ड्रॉप्स बनाते हैं। जैसे कि कभी कभी व्हीकल के तौर पे शहद का उपयोग किया जाता है ना, घी का उपयोग किया जाता है। तो वो कंप्लीटली क्लासिकल मेथड हो गई। और कभी कभी ऐसे भी आई ड्रॉप्स मिलते हैं जहाँ पे व्हीकल जो है वो पूरा ही मॉडर्न के हिसाब से बनाया जाता है। बस ये जो मेडिकामेंट है वहां पे जो केमिकल रहता है वो केमिकल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। समझ लीजिए कि मुझे त्रिफला में से आई ड्रॉप बनाना है, त्रिफलांजन नाम से आई ड्रॉप बनाना है। तो क्या करते हैं, वहां पे त्रिफला का चूर्ण नहीं लेते, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो केमिकल फॉर्म हो गया है ना, वो इट इज नॉट मोर, अभी वो आयुर्वेदिक फॉर्म रहा ही नहीं है वो। तो फिर वो केमिकल फॉर्म हो गया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है हमने। बाद में वो उसका एलोपैथिक मेडिसिन के जैसे ही व्हीकल के साथ डिसॉल्व करके आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स भी बनाते हैं। तो पूरा आयुर्वेदिक तरीके से है आई ड्रॉप्स बनाना, ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। जो शहद का या घी का बेस लेके या किसी तेल का बेस लेके बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर शहद का बेस लेके बनाते हैं। तो इस तरह का था आई ड्रॉप, आई ड्रॉप का फार्मास्यूटिकल पार्ट और उसके प्रिकॉशंस। अभी आगे देखते हैं आई ऑइंटमेंट्स। तो ये जो आई ऑइंटमेंट्स है इसमें दो तीन चीजें ख्याल रखनी होगी नॉर्मल ऑइंटमेंट्स के मुकाबले। नॉर्मल ऑइंटमेंट जो है वो हमने बाह्य उपचारार्थ कल्पना के समय पे देखा था, है ना। ऑइंटमेंट, क्रीम, इमल्शन, जेल और लोशन, ये 5 चीजें जब हमने देखी थी तब देखा था ना
कि वो जो है ऑयल टू वाटर रेशियो जो है उसमें बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि ऑइंटमेंट के अंदर ऑयल का रेशियो कंपेयर टू वाटर बहुत ज्यादा होता है, और वो काफी गाढ़ा होता है। लेकिन वो नॉर्मल ऑइंटमेंट, स्किन पे लगाने का ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट में उसी तरह से बेस बनाते हैं, उसमें मेडिसिन ऐड करते हैं, लेकिन दो तीन चीजें ख्याल रखनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहला, बेस ऐसा होना चाहिए कि जो आंखों के लिए इरिटेंट ना हो। दूसरा, उसमें कुछ ऐसे केमिकल ऐड करने पड़ते हैं जो केमिकल बाहर के वातावरण में ऑइंटमेंट को उसका स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा रखने के लिए जरूरी है। और जैसे ही शरीर के अंदर का वातावरण आए, मतलब कि शरीर की जो गर्मी होती है वातावरण से थोड़ी ज्यादा होती है, तो वहां पे शरीर के अंदर आने पे तुरंत ही उसका मेल्टिंग या पिघलना शुरू हो जाए, और इस तरह से वो आंख के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सके। तो जब वो ऑइंटमेंट रहेंगे अपनी पैकिंग के अंदर, तब वो सेमी सॉलिड या कहेंगे कि सेमी लिक्विड अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसको आंख के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो तुरंत ही वो मेल्ट होके डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, यानी कि आंख के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और आंख के अंदर वो इंसर्ट हो जाता है, अपनी असर करने लगता है, जो है उसका बेस, और बेस के अंदर जो दवाई है वो भी आंख के अंदर असर करती है। तो जो हमने स्किन के लिए ऑइंटमेंट पड़े थे बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन नॉन इरिटेंट, बॉडी टेम्परेचर के नजदीक पहुंचकर तुरंत मेल्ट होने वाले, इस तरह के कुछ गुण इसमें ज्यादा होते हैं। दूसरा एक बात, आई ऑइंटमेंट में क्या ख्याल रखना जैसा है, आई ड्रॉप्स में हमने जितने भी प्रिकॉशंस देखे कि हर एक स्टेज पे उसको स्टराइल किया जाता है बार बार। आई ड्रॉप्स जब बन गया तब उसकी बोतल को भरने के बाद हर एक बार उसको स्टराइल या स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। अगेन आई ऑइंटमेंट में भी हमें बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि यही चीजें होगी यहाँ पे भी, क्योंकि आंख के अंदर दवाई इंट्रोड्यूस करनी है, तो आई ऑइंटमेंट में भी जब दवाई बनती है तब उसका जो कंटेनर होगा उसको खाली है तब, और भरने के बाद हर एक स्टेज पे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जहां कहीं पे भी ये दवाई बनाई जाती है, तो वो कम्प्लीटली स्टराइल एनवायरनमेंट में बनाई जाती है, हमारी लैब में या हमारी फार्मेसी में या किसी भी ऐसे खुले वातावरण में नहीं बनाई जाती। उसकी जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड एरिया में होते हैं, जैसे कि कैप्सूल भरने के लिए हमें एक बंद एरिया जिसमें डी लगा हो, एयर कंडीशनर लगा हो, ऐसा बहुत ही जरूरी रहता है, उसके बगैर कैप्सूल नहीं भर सकते। तो उसी जैसे आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट के लिए भी लागू होता है। तो हमारे सिलेबस में नेत्र उपचारार्थ कल्पना के अंदर या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर मॉडर्न के ये दो ही पॉइंट्स दिए थे, लेकिन उसके अलावा भी नेत्र उपचारार्थ या आंखों की ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न में और भी बहुत कुछ होता है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ नाम हम देखेंगे। अभी यहाँ पे जो दूसरे मॉडर्न ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है उसमें होते हैं आई लोशंस, आई सस्पेंशंस, कॉन्टेक्ट लेंस के सॉल्यूशंस, ओक्यूलर इंसर्ट्स, यानी कि आंख के अंदर भी कुछ इंसर्ट्स लगाए जाते हैं वैसे वाले, ओक्यूलर इंजेक्शंस, और ऐसी कुछ लिक्विड प्रोडक्ट जिसको सर्जरी के दौरान आंख को धोने के लिए काम किया जाता है, आंख में आंख को वॉश करने के लिए, तो इरिगेशन के लिए उसको काम में लिया जाता है। बीच में भी कुछ स्लाइड्स रखी थी मैंने कि उसका बेस, आई ऑइंटमेंट्स का बेस क्या होता है, लेकिन एक्चुअली में हम ये बनाने नहीं वाले हैं ना, इसलिए आपको प्रैक्टिकल के तौर पे ये ज्यादा काम में सेकंड ईयर के बेसिस पे नहीं आएगा। प्रोबेबली हो सकता है कि थियरी में से क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो पूछे नहीं जाते। कि अगर आई ऑइंटमेंट का बेस बनाना है तो ये फॉर्मूला होता है, हालांकि इसी फॉर्मूला को अभी फॉलो नहीं किया जाता, ये पुराना फॉर्मूला है जहाँ पे पैराफिन होता है, येलो सॉफ्ट और लिक्विड दो तरह का, उसको लिया जाता है और लेनोलिन को लिया जाता है और मिक्स करके उसका बेस बनाया जाता है।
और उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो जो लेनोलिन है, वुल्फेट यानी कि लेनोलिन है, और सॉफ्ट पैराफिन, उसको वाटर बाथ में मेल्ट करके बाद में लिक्विड पैराफिन ऐड कर देते हैं और एक बार फिल्टर करके फिर 160 डिग्री पे 2 घंटे तक स्टराइल करके बाद में मेडिसिन ऐड करके पैक कर दिया जाता है। तो वही चीज है जैसे हम आई ड्रॉप्स में फॉलो करते हैं कि वूल फैट और सॉफ्ट पैराफिन जो है, यानी वूल फैट यानी लेनोलिन और सॉफ्ट पैराफिन जो है, दोनों ही सेमी सॉलिड अवस्था में होते हैं। तो उनको वाटर बाथ में मेल्ट करते हैं। अभी वाटर बाथ आपने रोग निदान की लैब में देखा होगा, है ना? वहां पे क्या होता है, कटोरी के नीचे पानी भरा हुआ रहता है ना, तो पानी की भाप से वो पिघल जाता है धीरे धीरे करके, और बाद में जब वो लिक्विफाई होता है तो लिक्विड पैराफिन उसमें ऐड करके फिर से एक बार अगेन जैसे आई ड्रॉप्स में था वैसे ही फिल्टर के थ्रू पास कर देते हैं और हीटेड फनल में रख के बाद में उसको 2 घंटे तक स्टरिलाइजेशन करते हैं और बाद में मेडिसिन ऐड करके फिर से स्टरिलाइजेशन किए हुए कंटेनर में उसको पैक कर देते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था उसका। और दूसरे भी कुछ मॉडर्न ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस जो कि बनाए जाते हैं, आप कभी ना कभी यूज करते होंगे। और अगर आप आगे पढ़ते हैं, शालाक्य में आप एमडी या पीजी करते हैं, और उसमें भी दो ब्रांच होती है, एक ऑप्थेल्मिक और दूसरा ईएनटी। तो अगर आप ऑप्थेल्मिक ब्रांच लेते हैं तो फिर आपको इसके बारे में इन डिटेल आएगा, लेकिन वो भी यूज करने का पार्ट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग या फार्मास्यूटिकल पार्ट नहीं आएगा। लेकिन यही सारी चीजें जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो आप यूज करेंगे, जैसे कि आई लोशन, आई सस्पेंशन, है ना? कॉन्टेक्ट लेंस के भी सॉल्यूशंस होते हैं, बाद में ऑक्यूलर इंसर्ट्स। हालांकि ये तो आयुर्वेद में भी जो एमएस करते हैं इसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में, वो भी शायद ही यूज करते होंगे, सिर्फ सर्जन ही यूज करते हैं ऑक्यूलर इंसर्ट्स, ऑक्यूलर इंजेक्शंस। और आंखों के सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट्स होती है जो इरिगेशन ऑफ आई के लिए या वॉशिंग ऑफ आई के लिए यूज में ली जाती है। तो ये जो सारी बात थी वो हमारे मॉडर्न ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में थी। फिर उसके आगे हमारा भैषज्य कल्पना के पार्ट बी का नेक्स्ट पॉइंट है, नेत्र उपचारार्थ के बाद नस्य उपचारार्थ कल्पना। ऐसी दवाइयां जो आंख के रास्ते से नहीं लेकिन नाक के रास्ते से इंसर्ट की जाती है, और आप सभी इससे बहुत ही ज्यादा चिर परिचित है क्योंकि अष्टांग हृदय में इसके बारे में बहुत बार आया है, नस्य, है ना? और नस्य क्या है, आप अष्टांग हृदय में भी, चरक संहिता में भी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, लेकिन भैषज्य कल्पना के परिप्रेक्ष्य में ये क्या होता है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले नस्य, नस्य क्या होता है या नस्य की डेफिनेशन क्या है वगैरह चीजें आपको सब पता है ना, श्लोक भी आपको पता रहेगा, नासा ही शीर्षो द्वारम, है ना? तो यहाँ पे जो नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अगेन ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, शरीर के अंदर दवाई कैसे इंसर्ट करनी, उसका एक अलग यूनिक रास्ता है। तो यहाँ पे उसको नस्य या फिर उसी को नावन ऐसा शब्द भी यूज किया जाता है कई जगहों पे, कई मतलब बुक आपको नावन जो है वो एक टाइप है ऐसा भी मिलेगा। लेकिन आज हमें यहाँ पे ऐसा समझना है कि जो नस्य है उसी को नावन नाम से जानते हैं। और अगेन उसके वही 3 टाइप्स होते हैं, शमन, दोष या मल का निष्कासन, और स्नेहन। तो शमन क्या है, रोगों को ठीक करने के लिए, मतलब कि अगर नाक के रास्ते से दवाई इंसर्ट करके नाक में, आंख में, कान में, मुंह में, सिर में या पूरे ही शरीर में अगर कहीं पे
दोष बढ़े हुए हैं तो उसको वहीं के वहीं कम करना है, तो वो हो गया शमन। फिर दूसरा है दोष और मल का निष्कासन, यानी कि शिरोविरेचन। तो वहां पे ऐसी दवाई नाक के रास्ते से इंसर्ट की जाती है जिसके अंदर विरेचन गुण होता है। तो विरेचन कहाँ से होगा? अगेन नाक से ही विरेचन होगा। ऐसा नहीं है कि नाक से दवाई लिया और अधोमार्ग से विरेचन होगा, लेकिन नाक से ही जो दोष और मल है वो वापस बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे उसमें वहां पे हम त्रिकटु है या कटफल है, ऐसे चूर्णों का उपयोग कर लेते हैं नस्य के लिए, तो उसको बोलते हैं शिरोविरेचन, यानी कि नाक के रास्ते से ही दोष का और मल का निष्कासन हो जाता है। तो ये जो दोष और मल है वो नाक के या फिर आंखों के या फिर सिर के दोष और मल रहेंगे। पूरे शरीर के दोष और मल का निष्कासन जो है वो सिर्फ नस्य के रास्ते से करना पॉसिबल भी नहीं है और उचित भी नहीं है। फिर दूसरा है स्नेहन। तो अगेन उत्तमांग जो कुछ भी है, ऊर्ध्व चतुर्गत जो कुछ भी अंग है, उन सभी को स्नेहन करने के लिए, यानी कि मूल प्रकृति स्थापन करने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए नस्य कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तीन प्रकार के रोग को वहीं का वहीं ठीक करने के लिए, दोष और मल को शरीर से बाहर निकाल देने के लिए, या फिर दोष और मल शरीर से बाहर निकल गए हैं तो फिर वहां के अंगों को, उत्तम अंगों को सुदृढ़ बनाने के लिए नस्य किया जाता है। फिर आगे देखेंगे नस्य के बारे में कि नस्य कौन कौन से रोगों में यूजफुल है। सभी तरह के शिरो रोगों में यूजफुल है। बताया है ना कि नासा ही शीर्षो द्वार, पूरे शिर जो है हमारा, उत्तम अंग जो है, ऊर्ध्व जत्र जितने भी अंग है सभी का द्वार नाक है। तो सभी शिरो रोगों में नस्य करना चाहिए। अभी उसके अलावा और देख लीजिए, नेत्र रोग है तो भी नस्य करना चाहिए, ठीक होते हैं नेत्र रोग नस्य करने से। कर्ण रोग है तो भी नस्य कर सकते हैं, नस्य करने से कर्ण रोग भी ठीक होते हैं। बस हमें उसका संप्राप्ति पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे संप्राप्ति पहुंचा हुआ है, रोग कितना आगे बढ़ चुका है, और उसको नस्य के रास्ते से हम कैसे ठीक कर पाए। ये सीखने के बाद हम नासा रोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग, मुख और कंठ के रोग, और सहस्त्रार, सहस्त्रार यानी क्या है हमारा ब्रेन, तो उसके रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। और इसमें सहस्त्रार को भी ले लिया गया है, तो वहां पे सारे मानसिक रोग और सारे ही शरीर के रोग, यानी कि सर्व शारीरिक रोग, पूरे शरीर में कहीं पे भी जो सिस्टमिक डिसीजेस हुए हैं उनको नस्य के रास्ते से ठीक किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। इसीलिए नस्य जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। खास करके जो लोकोमोटर डिसीजेस रहते हैं, है ना, वहां पे नस्य बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि पैरालिसिस, तो उसके केस में हम बहुत बार नस्य करते हैं और नस्य से पैरालिसिस ठीक हो सकता है और होते भी है। तो वो भी एक बात है। अभी यहाँ पे हम नस्य के टाइप्स देखेंगे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है अकॉर्डिंग टू भैषज्य कल्पना। तो आपको अलग अलग संहिताओं में नस्य के अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। किसी ने बोला है कि मर्श और प्रतिमर्श दो तरह के नस्य होते हैं, है ना। किसी ने और 5-6 टाइप्स दिए रहते हैं। लेकिन भैषज्य कल्पना के नजरिए से देखेंगे कि दवाई के अलग अलग कितने फॉर्म हो सकते हैं, उस नजरिए से देखेंगे तो नस्य के 4 टाइप्स मिलेंगे हमें। नाम मैं बाद में लेता हूं, पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अगर स्वरस या श्रुत या शीत यानी कि क्वाथ या हिम, ये सभी क्या है? वाटर बेस्ड लिक्विड्स है ना। वाटर बेस्ड लिक्विड्स है ये सभी। अगर उसका उपयोग किया जाता है तो वो अवपीड़न नस्य कहलाएगा। अभी अवपीड़न नस्य आप कोई से भी संहिता में से उठा के देख लीजिए, जहां जहां पे भी अवपीड़न नस्य के बारे में है तो वहां पे ताजी वनस्पतियों का या सूखी वनस्पतियों का रस निकाल के क्वाथ या श्रुत शीत बना के ही नाक में डालने के लिए बताया गया रहेगा। तो जितने भी वाटर बेस्ड लिक्विड है या स्वरस, क्वाथ, शीत, हिम जो कुछ भी है, वो अगर नाक में डाले जाते हैं तो उसको अवपीड़न नस्य कहा जाएगा। फिर है चूर्ण। चूर्ण कल्पना आप पढ़ चुके हैं। तो अगर डायरेक्टली
चूर्ण को नाक में डाला जाएगा तो उसको प्रधमन नस्य कहा जाएगा। प्रधमन का ही एक दूसरा नाम धमापन नस्य भी है। प्रधमन नस्य या धमापन नस्य। यहाँ पे चूर्ण दो तरीके से नाक के अंदर डाला जाता है। एक तो कोई भी एक नलिका लेके डायरेक्टली चूर्ण को फूंक के नाक के अंदर डाल दिया जाता है और वो प्रोबेबली हमेशा शिरोवेरजनिक होता है। दूसरा भी एक उपयोग है जहां पे जो हमारा चूर्ण है वो एरोमेटिक होता है, यानी कि सुगंधी होता है। या सुगंधी मतलब कि नाक के अंदर उस चूर्ण को डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ नाक के पास लेकर जाना है और उसके ही प्रभाव से नस्य हो जाता है। तो प्रधमन नस्य या ध्मापन नस्य में ये दो तरीके से होता है। एक तो नाक के अंदर दवाई फूंकनी है या फिर दवाई को नाक के पास लेके जाना है, यानी कि उसको सिर्फ सूंघाना है। दवाई उसको सिर्फ सूंघनी है, तो उससे भी नस्य होता है। तीसरी कैटेगरी है तेल और घृत। सिद्ध किया हुआ तेल, सिद्ध किया हुआ घृत। ये क्या है? पहला हमने देखा था वाटर बेस्ड लिक्विड्स, अभी ये है ऑयल बेस्ड लिक्विड। ऑयल बेस्ड लिक्विड्स है ना, सिद्ध किया हुआ तेल या सिद्ध किया हुआ घृत। तो उसके द्वारा जो कुछ भी नश्य किए जाते हैं वो या तो मर्श होते हैं या तो प्रतिमर्श होते हैं, है ना। मर्श यानी कि क्यूरेटिव होते हैं या प्रतिमर्श यानी कि प्रिवेंटिव, रोज करने वाले नस्य होते हैं। तो उसके बारे में भी देखेंगे आगे। और एक टाइप है धूम नस्य। नाक के रास्ते से धुआं अंदर लिया जाता है। तो आपने धूमपान पढ़ा है अष्टांग हृदय में, है ना। मुंह के रास्ते से धुआं अंदर लिया जाता है। और हमारे वैशेज्य कल्पना में नस्य उपचारार्थ के बाद का एक और नया टॉपिक भी है, धूमपानार्थ कल्पना। मुंह के रास्ते से धुआं अंदर लिया जाता है, तो वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। फिर दूसरा आपने एक ऐसा भी पढ़ा है कि जो धूम नस्य है या फिर नाक के रास्ते से जो धुआं लिया जाना है, ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। नाक के रास्ते से धुआं लेना या लेना तो ठीक है, लेकिन नाक के रास्ते से धुआं छोड़ना कभी भी नहीं चाहिए अगर धूमपान किया है तो, क्योंकि वो आंखों को खराब असर करता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए धूम नस्य लिया जाता है कि धुआं अगर हम नाक से लेते हैं तो नस्य करने जितना ही, धूमपान जितना नहीं। तो ऐसा धूम नस्य भी किया जाता है। तो वैशेज्य कल्पना के अकॉर्डिंगली हम ये चार टाइप्स अलग अलग ख्याल रखेंगे। वाटर बेस्ड लिक्विड्स, सॉलिड पाउडर, ऑयल बेस्ड लिक्विड और स्मोक यानी कि धूम। ये चार अवपीड़न, प्रदमन, मर्श प्रतिमर्श और धूम नस्य है। अभी इसके उदाहरण और उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है अवपीड़न नस्य, है ना, वाटर बेस्ड लिक्विड्स। तो उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दूर्वा स्वरस। दूर्वा क्या है आप सभी को पता है ना, वो ग्रास घास जो है। तो उस दूर्वा का स्वरस अगर हम नाक में डालते हैं बूंद बूंद करके, तो वो रक्त स्तंभन उसकी प्रॉपर्टीज है। वैसे भी आपको दूर्वा की प्रॉपर्टीज द्रव्य गुण से पता रहेगी। तो अगर नाक में से खून निकल रहा है, लोकली है, ऊर्ध्व रक्तपित्त के चलते हुए है, गर्मी के कारण है, या जो कुछ भी है, अगर नाक में से खून निकल रहा है, वहां पे पित्त रक्त बढ़े हुए हैं, तो वहां पे उसका स्तंभन करने के लिए दूर्वा का स्वरस डालना चाहिए। तो एक बहुत ही इजी एग्जांपल है। दूसरा है भृंगराज का स्वरस। इसमें भी भृंगराज का स्वरस नस्य करना चाहिए लगातार, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने इस तरह से करते हैं। तो वो पालित्य को ठीक करता है। अभी पालित्य क्या है, ये रोग आपको पता होगा, है ना। बालों का पक जाना, बाल जो है वो ग्रे या वाइट हो जाना। तो हमारे सिर के, दाढ़ी मूछ के, आईब्रोज के जो कुछ भी बाल है, अगर वो अपना कुदरती रंग, काला रंग या जो कुछ भी है वो छोड़ के पकने लगते हैं, ग्रेइश या वाइटिश होने लगते हैं, तो उसका रिवर्सल करने के लिए हमें भृंगराज के स्वरस का नस्य करना चाहिए रोज। तो रोज सुबह में अगर भृंगराज के स्वरस का नस्य करते हैं,
हेलो। हाँ, तो अभी मैं फिर से रिकनेक्ट हो गया हूँ। और अभी जो पढ़ रहे थे हम नस्य के बारे में, उसी में से आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पिप्पल आदि नस्य के बारे में देखा, जो सभी क्षीर रोगों में यूजफुल है। मधुकसार आदि नस्य के बारे में देखा, जो संज्ञा प्रबोधन के लिए, अपस्मार, उन्माद, सन्निपात और अपतंत्र इन रोगों में यूजफुल है। और सैंधवादी नस्य के बारे में देखा, जो कि अगर किसी को तंद्रा आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए यूजफुल है। अभी मैं ये समझा, ये शेड्यूल्ड मीटिंग किया था, इसलिए 11:30 बजे ऑटोमेटिकली मेरा फोन से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है ना। आपको 11:50 को दूसरा लेक्चर है। तो ठीक है, ये जो नस्य है इसके बारे में जितना आज हुआ है उतना रखते हैं। बाकी का कल कल के लेक्चर में करेंगे। तो सब लोगों ने अटेंडेंस दे दी है, तो फिर आप लीव कर सकते हैं इसको।